हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम लोग एक बार अपने जो यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस है उस पर हम जो है बेसिक केमिस्ट्री को लेकर आए हुए हैं फॉर ऑल क्लास, यानी सभी वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 10th में हो या 8th में हो, या आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री लेकर आए हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री क्या होता है, जो इसकी आधार होती है, और केमिस्ट्री की स्टार्टअप कैसे होती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे 10th के लिए, यानी उसके जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी जो आप पहले बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जान लें, वो किसी भी क्लास के लिए है। तो आप चलते हम लोग समझते हैं कि पहले केमिस्ट्री जो है होता क्या है। तो पहले आप जान लीजिए जो विज्ञान है, और विज्ञान के जो एक पार्ट है रसायन, विज्ञान के दो पार्ट आते हैं आपके, भौतिक और रसायन जो हम कहेंगे, यानी मुख्यतः भौतिक हो जाते हैं, रसायन हो जाते हैं, और इसमें जीव विज्ञान आता है। ऐसे अगर नेचुरली देखा जाए तो विज्ञान के जो होते हैं, एक जीव विज्ञान हो जाता है, और जीव विज्ञान में एक हो जाता है, दूसरा जो पार्ट होता है प्राकृतिक विज्ञान हो जाता है। तो अब हम समझेंगे कि जो इसके दो पार्ट हैं, जीव विज्ञान प्लस प्राकृतिक विज्ञान। जीव विज्ञान में आपके वनस्पति विज्ञान आ जाते हैं, वनस्पति विज्ञान प्लस प्राणी विज्ञान। अब देखिए उसके बाद जो प्रकृति विज्ञान में दो आ जाता है, भौतिकी प्लस रसायन। तो ये दो तरह के विज्ञान होते हैं प्राकृतिक में। तो हमको रसायन पढ़ना है तो रसायन के तीन पार्ट हो जाते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, प्लस भौतिक। आप समझिए, तो इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है साइंस का, यानी विज्ञान के दो पार्ट्स मुख्यतः होते हैं, जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान में जो इसके दो पार्ट दिए, भौतिकी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। और हम केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं तो यहाँ केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स हो जाते हैं, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, और भौतिकी मतलब भौतिक मतलब फिजिकल। तो अब हम लोग बारी बारी से जो है हमको जो केमिस्ट्री पढ़ना है, आगे जब हम जीव विज्ञान बताएंगे तो जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे, प्राकृतिक विज्ञान में भौतिकी की जब चर्चा करेंगे तो भौतिकी का बेसिक भौतिकी बताएंगे हम, बेसिक फिजिक्स क्या होता है। लेकिन आज जो हम चले हैं बेसिक केमिस्ट्री की तरफ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो चलते हम लोग की केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, ध्यान से समझना होगा। तो ये जो केमिस्ट्री है ये पहले समझिए, केमिस्ट्री जो है कैसे बना है। तो इसमें केमी प्लस एस्टोरी दो शब्द आते हैं, ध्यान से समझना होगा, केमी प्लस एस्टोरी। तो हमें बताऊंगा आपका कि मिस्र एक देश था, और उस देश की बात बताते हैं 1600 ईसा पूर्व की बातें जो हम बताने जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से देखेंगे। यानी मिस्र एक देश था, और मिस्र देश में 1600 ईसा पूर्व, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ईयर्स पहले की बात बता रहे हैं हम आप लोगों को। तो 1600 ईसा पूर्व में वहां पर एक काली मिट्टी थी, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं अपने भारत देश में पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। तो उनका उपयोग, काली मिट्टी का अधिकतर उपयोग करते हैं कि कृषि में लाभदायक होता है। जो पीली मिट्टी होती है उसका हम प्रयोग जो करते हैं घरों की लिपाई पोताई में करते हैं। तो इस तरह से देखिए मिस्र देश में 1600 ईसा पूर्व की बात करते हैं हम लोग, काली मिट्टी थी जिसको वहां के लोगों ने क्या किया था, केमी नाम रखा हुआ था। चलिए
हम लोग क्या करते हैं कि अपने देश में जो हमारी मिट्टी होती है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे लोग बोलता है कि ये सिद्धा की मिट्टी है, करेली मिट्टी है। उसी तरह 1600 ईसा पूर्व पहले की बात है कि मिस्र देश में, जो मिस्र देश था, अब भले उनका नाम बदल चुका है, तो मिस्र देश था और वहां पे जो काली मिट्टी थी उसको लोग केमी बोलते थे। अब समझिए क्या हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो अब क्या हुआ, जो केमी था यानी काली मिट्टी हमारी थी, यानी मिस्र में थी, तो वहां पे इसका उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता था। घर बनाने में, बर्तन बनाने में, यानी आगे जो बता चुके हैं हम आप लोगों को, पाउडर यानी डिटर्जेंट पाउडर जो आता है आप लोग जाने होंगे। डिटर्जेंट जो पाउडर होता है यानी कपड़ा वपड़ा साफ करने में, मूर्तियां बनाने में, तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से तो उपयोग किया जाता था। यानी आज जो है हम लोग जो मिट्टी का प्रयोग करते हैं घड़ा बनाने में, बर्तन बनाने में और मूर्तियों को बनाने में, उसी तरह वहां पर भी जो मिस्रवासी लोग थे उस काली मिट्टी का उपयोग अलग अलग तरह से कर रहे थे। तो यहाँ पे देखा गया घर बनाने में, बर्तन बनाने में, पाउडर के रूप में, मतलब कपड़ा डिटर्जेंट जो होता है वॉशिंग पाउडर के रूप में, तो अधिकतर प्रयोग वो लोग वॉशिंग पाउडर में करते थे। यानी आज भी हमारे देश में जो काली मिट्टी होती है उसको लोग अपने मतलब सर में यूज करते हैं, यानी स्नान करने में प्रयोग करते हैं। उसी तरह मिस्र के लोग भी इसको अधिकतर डिटर्जेंट पाउडर में यूज करते थे, नहाने में यूज करते थे। तो अब क्या हुआ कि इसका जो गुण था, चलिए इसको मिस्रवासियों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका जो क्वालिटी आप देख रहे हैं बहुत सारी इसकी क्वालिटीज थी और इस मिट्टी पर मिस्र के लोग क्या थे, निर्भर थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे, रसायनज्ञ थे, विज्ञानविद थे, साइंटिस्ट थे, तो उस समय में लोगों ने कहा कि आखिर जो इतनी क्वालिटी जिसके हैं तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उसको लोग अध्ययन करना शुरू किए। तो उस केमी की जो काली मिट्टी थी, लोगों ने क्या किया, उनके देखिए गुणों का अध्ययन किया, मतलब गुणों का अध्ययन किया कि मतलब इसकी क्या क्वालिटीज है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाए। उसके बाद इसके प्रयोग का मतलब अध्ययन किया, गुण का अध्ययन किया, प्रयोग का अध्ययन किया, फिर इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया कि इसके जो सिस्टम है कैसे यह बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, यदि इसका इतना उपयोग किया जा रहा है तो आखिर इसका सिस्टम क्या होगा, कैसे बन रहा है, कैसे ये क्रिएट्स हो रहा है। प्रयोग का अध्ययन किए, गुणों का अध्ययन किए। तो इस स्थिति में बताया गया कि जो मिट्टी है एक तरह का पदार्थ है, थोड़ा समझिएगा, मिट्टी जो है एक तरह का क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे पदार्थों का गुणों का अध्ययन हो रहा है, प्रयोगों का अध्ययन हो रहा है, सिद्धांतों का अध्ययन हो रहा है, क्योंकि मिट्टी एक तरह का पदार्थ है। आप ऐसे भी बोलते हैं क्या, वर्ल्ड इज अ मैटर, यानी पूरी संसार एक पदार्थ है, चाहे वो लिविंग हो चाहे क्या हो, नॉन लिविंग हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पदार्थ का अध्ययन मिस्रवासियों ने कर रहा है। लेकिन मिस्रवासियों ने इतना तो बता दिया कि हम जिस शाखा में, मतलब करें विज्ञान एक तरह का विज्ञान है या, तो विज्ञान के जिस शाखा में हम पदार्थों के गुण, संगठन, संगठन मतलब बनावट हो सकता है, संगठन, संरचना मतलब इसका भी बनावट हो सकता है, प्रयोग और उनके सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, प्रयोग और सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, उसे उन लोगों ने कहा रसायन। लेकिन उन लोगों ने जब रसायन कहा तो उसका नाम रसायन नहीं दिया, यानी केमिस्ट्री नहीं दिया। उन लोगों ने जो पहला नाम दिया था मिस्रवासियों ने, केमिकेटिंग, याद रखना होगा। तो केमिस्ट्री का जो पूर्व नाम था वह केमिकेटिंग था, जो केमी शब्द से बना था
और केमी का मतलब हुआ मिस्र का काली मिट्टी अर्थात एक तरह का पदार्थ। और केटिंग इसका नाम इसलिए दिए कि अधिकतर प्रयोग इसको पाउडर में किया जाता था, कपड़ा धोने में, नहाने धोने में किया जाता था। तो इन लोगों ने अपने अध्ययन के अनुसार इसका केटिंग नाम दे दिया, यानी केमी केटिंग मतलब काली मिट्टी का पाउडर में प्रयोग। लेकिन क्या हुआ, यहां तो आप सीख चुके होंगे कि यहाँ पे मिस्रवासियों ने ही शुरू किया इसके संरचना के बारे में अध्ययन करना, गुण के बारे में, संगठन के बारे में, सिद्धांत के बारे में, प्रयोग के बारे में। लेकिन उस समय के सबसे अगर महान वैज्ञानिक कहा जाए तो एंटोनियो लेवोजियर का नाम आता है। थोड़ा समझिएगा, एंटोनियो लेवोजियर। अब चलते हैं हम लोग, तो एंटोनियो लेवोजियर साहब का नाम आता है। तो उन्होंने क्या किया, इस केमिकेटिंग का नाम चेंज किया, कहा कि केवल केमी का प्रयोग केवल पाउडर बनाने के ही रूप में नहीं हो रहा है, उसका प्रयोग बहुत हो रहा है। तो कहा कि जब कभी भी हम एक सिंपल बात बताते हैं आपको कि आप मान लीजिए हमारे जो पीएम साहब हैं मोदी जी, अगर उनकी हम कहें कि उनके बारे में बताइए, उनकी स्टोरी बताइए, तो स्टोरी में आता क्या है, पहले इनको हम जाने इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका गुण कैसा था, या मतलब कैसे क्रिएट्स हुए, इनके माता पिता कौन थे, इनका सिस्टम क्या है, सिद्धांत क्या है, इनका मतलब कार्य क्या है, प्रयोग क्या है। तो जब किसी भी व्यक्ति की स्टोरी जानी जाती है तो मतलब इनके गुण, इनकी बनावट, हर चीज जाना जाता है। तो एंटोनियो लेवोजियर साहब ने केमिकेटिंग को चेंज कर बोल दिया केमी प्लस स्टोरी, यानी काली मिट्टी की कहानी। यानी स्टोरी मतलब होता है कहानी और केमी मतलब हुआ मिस्र की काली मिट्टी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से यह केमी शब्द से केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मिस्र की काली मिट्टी की कहानी, यानी मिस्र की जो काली मिट्टी है एक तरह की क्या है, पदार्थ है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की कहानी, और कहानी का मतलब हुआ गुण, संगठन, संरचना, बनावट, यानी उनके हर चीजों को जानना। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के जिस शाखा में किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, बनावट, सिद्धांत, प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब आगे आइए, जब इतना तो हम जान चुके हैं कि केमिस्ट्री केवल पदार्थों का अध्ययन है, तो अब पदार्थों का अध्ययन है तो ये आगे आज हम जान रहे हैं कि मॉडर्न जो केमिस्ट्री हमारा बना उसमें वैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया गया कि जो केमिस्ट्री है उसमें पदार्थ जो है, हमारे वर्ल्ड में जो पदार्थ हैं दो तरह के पाए जाते हैं, कुछ कार्बन से बने होते हैं और कुछ कार्बन से नहीं बने होते हैं। जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन बनना है, तो हाइड्रोकार्बन में आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम वर्ल्ड जो मैटर होते हैं, वर्ल्ड थिंग्स होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं, यानी मैक्सिमम थिंग्स मेड अप विथ कार्बन। तो इन ऑल वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो सबसे अधिकतम पदार्थ हैं वह कार्बन से बने होते हैं। तो इस तरह से इनको तीन शाखा में बांट दिया गया, क्योंकि कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन जिसमें कहा गया उसको कार्बनिक रसायन कह दिया गया, और कार्बन से नहीं बने पदार्थों का जिसमें अध्ययन किया गया उनको अकार्बनिक रसायन बोल दिया गया, और जिनमें दोनों के सिद्धांतों यानी सिस्टमों का अध्ययन किया गया उनको भौतिक रसायन बोल दिया गया, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस तरह से तीन हमने लिखा भी था स्टार्टिंग में कि रसायन के तीन पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल होते हैं। तो अब बात आती है कि हमें पदार्थ का अध्ययन करना है, यानी केमिस्ट्री है ये है पदार्थ का अध्ययन। तो जब पदार्थ का अध्ययन हमको करना होगा तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ का क्या क्या अध्ययन करना है। तो पदार्थ का करना क्या है, सबसे पहले बनावट, उसके बाद संगठन, संरचना, गुण, अवगुण, ये सारी चीजें हम अध्ययन करेंगे। तो जब पदार्थ देखा गया तो कहा गया कि पदार्थ बना किससे, तो ये समझेंगे पहले पदार्थ है क्या। तो पदार्थ के लिए अब ये सर्च करना जरूरी हो गया कि पदार्थ है क्या।
तो जब देखा गया कि पदार्थ है क्या, तो एक बार की बात हम बता रहे हैं, 9th क्लास कोर्स रहेंगे हम लोग। हमारे देश में बहुत सारे महर्षि लोग थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ध्यान से सुनना होगा, ये बेसिक केमिस्ट्री का मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, सुना रहा हूं, सुनेंगे आप लोग ध्यान से। तो महर्षि कणाद साहब अपने आश्रम में, मानकर चलते हम लोग, उनका आश्रम था और उस आश्रम में जो थे वो आराम से बैठे हुए थे, सपोजिट मानकर चलते हैं। और यहां पे उनका चबूतरा था और उस चबूतरे पे क्या था, वो अपना आसन ग्रहण किए हुए थे और यहां अंदर में उनके जो भी चेला चपाटी कह सकते हैं, उनके शिष्य थे, वो एक धूप जलाए। जब धूप को जलाए तो इसका जो सुगंध था इनके पास पहुंचा, तो इनके मन में एक विचलन हुआ कि आखिर इतनी छोटी सी धूप है, आखिर उसको जब जलाया गया तो उसमें कितने कितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं कि वह पार्ट्स हमारे यहां तक पहुंच रहे हैं। तो महर्षि कणाद साहब ने इस पे विचार करना शुरू किया, तो अपने आश्रम से कहीं दूर जाकर ही देखे, इधर इधर विस्तृत किए और विस्तृत कर जब देखे तो हर जगह उसकी स्मेल, जो उसकी गंध थी उस धूप की, इनको महसूस हुई। तो महर्षि साहब ने यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाला कि जो पदार्थ होते हैं वह क्या है, कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, कणों से मिलकर बने होते हैं, तो अब बात आती है कि जब कणों से मिलकर बने हैं ताकि वो कण है क्या। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक नाम दे दिया कि पदार्थ परमाणु से बने हुए हैं, यानी उन्होंने कहा परम धन अणु। समझेंगे आप लोग, परम धन अणु, यानी परम का मतलब उस समय वो लोग ऋषि महर्षि थे तो इसको परमात्मा बोलते थे, अर्थात उनको परम मतलब सबसे छोटा होता है, अब इससे छोटा कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे आत्मा को बोलते थे उस समय सबसे छोटा। और अणु मतलब उन्होंने कण बताया, तो कहा कि सबसे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, पदार्थ बने होते हैं। तो महर्षि कणाद के द्वारा यह बता दिया गया कि जो पदार्थ हैं सबसे छोटे कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब जो आता है समझेंगे हम लोग, यानी हम कह सकते हैं कि महर्षि कणाद ने जो बताया कि सबसे छोटे कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। यानी ये साफ जाहिर है कि परमाणु से बड़ा क्या हुआ, अणु। यानी अणु का छोटा भाग कौन हुआ, परमाणु। यानी यहाँ पे परम लग गया, मतलब समझिए कि अणु का ही छोटा भाग हुआ, यानी परमाणु से बड़ा क्या होता है, अणु। तो ये बड़ा हो गया और ये क्या हुआ, छोटा हो गया। यानी अब हमको क्या करना है कि चीनी का बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसको दो पार्ट में कर दीजिए, यानी अणु को तोड़िएगा तो परमाणु बनेगा। अब इस प्रकार से क्या हुआ, जैसे जैसे ये ज्ञान बढ़ते गया विज्ञान में, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें सर्च किया। जैसे में आप देखे होंगे 9th क्लास में आपको मिलता है कि एक टब ले लेते हैं हम लोग और उस टब में क्या हुआ, पानी को भर लेते हैं। अब इसमें छोटा सा एक रंग रखते हैं, कलर, छोटा सा पदार्थ मानकर चलिए। अब देखते हैं कि इतना छोटा सा कलर है, पूरे चारों तरफ उस टब के पानी में फैल जाता है। अगर एक गिलास पानी इसमें से भी निकाल कर दूसरे टब में भी डाल देते हैं तो उसमें भी पूरा फैल जाता है। इसका एक गिलास पानी का तीसरे टब में डाल देते हैं, उस तरह भी फैल जाता है। तो इतनी छोटी सी पदार्थ में कितने छोटे छोटे कण हैं कि जो हर पानी में विघटित हो जा रहे हैं। इसे निष्कर्ष निकाल लिए कि नहीं, महर्षि कणाद के द्वारा जो बताया गया कथन है कि पदार्थ सबसे छोटे कण यानी परमाणु से मिलकर बना है, वह सही निकला। अब देखिए, जैसे जैसे आगे हम आए तो आप सुने होंगे कि वैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया गया कि नहीं, परमाणु से भी छोटा कण होता है। अब लीजिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। पहले अणु था, अणु से छोटा क्या हुआ, परमाणु हुआ। परमाणु से भी छोटे होते, यानी परमाणु भी 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब लीजिए, यहां पे गड़बड़ हुआ
कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी परमाणु भी 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि जब इनकी अध्ययन हम कर लें तो परमाणु का अध्ययन हो जाएगा, और परमाणु का अध्ययन कर ले तो अणु का हो जाएगा, और अणु से कर ले तो पदार्थ का हो जाएगा। यानी पदार्थ की बनावट कैसे है यहां पे समझेंगे। पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर क्या बना, परमाणु। अब चलिए, परमाणु से मिलकर क्या बना, अणु, अणु से मिलकर क्या बना, पदार्थ। यानी लास्ट में हमको, तो हमें इस जो बताएं आपको कि रसायन का मतलब क्या है, रसायन का मतलब है क्या कि पदार्थों का अध्ययन करना। तो जब पदार्थ का अध्ययन करना होगा तो फिक्स है कि पदार्थ के लिए मुझे अणु के बारे में जानना होगा, अणु को जानने के लिए हमें परमाणु के बारे में जानना होगा, और परमाणु के बारे में जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानना होगा। तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ, समझिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं, यहां पे लिखेंगे तत्व। अब इनके कुछ सांकेतिक नाम भी दिए गए हैं, संकेत, और यहां पे परमाणु संख्या। अब ध्यान से समझिए। तो जैसे मान लीजिए तत्वों में हम देते हैं, पहला आपका तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 हुआ। मान लीजिए सोडियम, हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, आपको तो ऐसे याद होना चाहिए सब, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो ये परमाणु संख्या का मतलब क्या हुआ कि अगर एक परमाणु संख्या है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन उपस्थित है, न्यूट्रॉन क्लियर नहीं होता है। 11 परमाणु संख्या है तो 11 इसमें प्रोटॉन है और 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हमको क्या होगा कि पदार्थ को पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक, तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं, जैसे में हाइड्रोजन हो गया, 1 हो गया, सोडियम हो गया, यानी 11 हो गया। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो पदार्थ की संरचना होती है, पदार्थ जैसे बना होता है, तो पदार्थ जो होता है वह अणु से मिलकर बना होता है, और अणु जो है परमाणु से बना होता है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरी है कि पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस तरह से परमाणु में उपस्थित होते हैं, और अणु में किस तरह परमाणु उपस्थित होते हैं, और किस तरह से हम कहेंगे कि पदार्थ में अणु उपस्थित होते हैं। तो सिंपल सी फंडा है कि हमको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की ये स्ट्रक्चर जाननी होगी कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस तरह से निर्भर होते हैं। तो हम बताएंगे अभी आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उन वे लोग किस प्रकार से एक पदार्थ में विद्यमान होते हैं। तो ये समझना पहले जरूरी होगा आप लोगों को। एक बार बता दे रहा हूं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन पर ही किसी पदार्थ का गुण निर्भर करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है पदार्थ की बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है, ऐसे लगाता है इलेक्ट्रॉन, देख लीजिएगा आप लोग। और जो ये सेंटर होता है, केंद्र होता है, इसमें प्रोटॉन होता है, और केंद्र के अंदर जो केंद्रिका होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है। तो जो किसी भी पदार्थ का हम कहे पदार्थ ही कह सकते हैं कि पदार्थ के अंदर अणु, अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पदार्थ की सबसे सूक्ष्म जो इकाई हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुई। इस प्रकार से हमारे बॉडी की जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है कोशिका होती है। कोशिका से मिलते हैं तो बनते हैं उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, बाद में बॉडी का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमको जानना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार से किसी पदार्थ में उपस्थित होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो उसे जानने से पहले हम बता दें आपको कि आपको सबसे पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस प्रकार से
व्यवस्थित होते हैं किसी तत्व में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कक्षा क्या होता है, क्योंकि कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से देखना होगा। तो कक्षा जो होता है कि एल एम एन ओ और पी, यानी ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा कक्षा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या हो जाएंगे, छठवां। तो कक्षा जो होते हैं के एल एम एन ओ पी होते हैं। और आपको ध्यान देना होगा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो संख्या होता है वो 2n स्क्वायर के बराबर होता है, वेर n इक्वल टू कक्षा की क्रम संख्या, यहां लिख सकते हैं हम क्रम संख्या। तो अब देखना होगा आपको, जैसे में 1 हो गया, लिख सकते हैं n इक्वल टू क्रम संख्या। तो अब ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुणे 2 का स्क्वायर करिएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुणे 3 का स्क्वायर करिएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 का स्क्वायर करिएगा 32 हो जाएगा। यहाँ 2 5 का स्क्वायर करिएगा 50 हो जाएगा। यहाँ 2 6 का स्क्वायर करिएगा 72 हो जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि पहले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 होंगे, तीसरी में 18, चौथे में 32, पांचवें में 50, छठवें में 72 होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये देखना होगा। उसके बाद क्या होता है, कक्षाओं में उप कक्षाएं होती हैं, ये देखना होगा आपको। उप कक्षा ध्यान से देखेंगे हम लोग, यानी इसको बोलते हैं हम सबसेल। तो सबसेल जो होता है एस पी डी एफ जी एच, बस डिफरेंस ये होता है कि इसको स्मॉल में लिखा जाता है और उसको कैपिटल में लिखा जाता है। तो एस पी डी एफ जी एच जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या जो होती है, इसमें 2 होता है, प्लस 4 करते जाइए, 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया और क्या हो गया, 22। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये उप कक्षा है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे, एफ में 14 होंगे, जी में 18 होंगे, एच में 22 होंगे। तो अब क्या होता है, जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, कक्षाओं में उप कक्षा उपस्थित होते हैं और उसी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। तो ये ध्यान से देखना होगा कि किस कक्षा में कितने उप कक्षा होंगे। एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि जितना कक्षा, जो कक्षा है उसमें उतना ही उप कक्षा होंगे। जैसे में हम कह सकते हैं कि पहला कक्षा जिसका नाम के है, उसमें कितने उप कक्षा होंगे, तो एक उप कक्षा होगा, स्टार्टिंग से लेना होगा। मतलब के में एस होंगे, दूसरा में 2 होंगे तो एस पी होगा, तीसरा में 3 होंगे तो एस पी डी होगा। तो मैं आगे बताऊंगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर, उसमें क्या होते हैं, उप कक्षाएं उपस्थित होते हैं। तो ये ध्यान से आपको देखना होगा। आगे मैं जो चल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिस पे सारे केमिस्ट्री निर्भर होते हैं। तो अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे में यहां लिख लेते हैं हम लोग क्रम संख्या। अब ध्यान से देखना होगा, यहां पे मैं बोल देता हूं कक्षा और उसके बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या, ध्यान से देखना होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या। उसके बाद यहां पे कह सकते हैं उप कक्षा की उपस्थिति। अब ध्यान से देखना होगा, उप कक्षा की उपस्थिति। तो यहां पे जो है मैं बोलूं पहला कक्षा है जिसका नाम के है। आपको पता है कि 2n स्क्वायर मतलब 2, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 2 होगा। दूसरा कक्षा यल है, यानी 2 का स्क्वायर करिएगा 8 हो जाएगा। तीसरा कक्षा यम है, 3 का स्क्वायर करिएगा 18 हो जाएगा। चौथा कक्षा यल है, यानी 4 का स्क्वायर करिएगा 32 हो जाएगा। और पांचवा कक्षा ओ है, यानी 5 का स्क्वायर करिएगा तो आपका ये 50 हो जाएगा। और छठवां कक्षा पी है और 2
6 का स्क्वायर करिएगा 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना होगा कि पहले कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में आप देख सकते हैं 50 है, छठवें में 72। अब इस संख्या के अकॉर्डिंग जो है इनमें उपकक्षा की उपस्थिति होगी, ध्यान से देखना होगा। अब आपको ये बता चुके हैं हम कि जैसे में एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी में 6 होते हैं, डी में जो होते हैं 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं, जी में 18 होते हैं और एच में जो है 22 होते हैं। तो इस तरह से आपको देखना होगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे में ध्यान से देखना होगा कि के कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें केवल एस उपकक्षा शामिल होंगे, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है तो एस पी होगा, क्योंकि 2 इसमें और 4 इसमें, तो 2 4 6 इसमें, तो 6 2 8 हो जाएगा। इसमें एस पी डी हो जाएगा, इसमें एस पी डी एफ होगा, एस पी डी एफ जी, यहाँ पे जी हो जाएंगे, और इसमें एस पी डी एफ जी एच हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखना यह है कि जो कक्षा है उसमें उतना ही उपकक्षा स्टार्टिंग से अप्लाई हो रहे हैं, यानी पहला कक्षा में एक उपकक्षा, दूसरा में 2 एसपी स्टार्टिंग से लेंगे, तीसरा में एसपीडी, चौथा में एसपीडी एफ, बढ़ा दीजिए, पांचवा में एसपीडी एफ जी। तो उसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स नंबर के आधार पर उपकक्षाओं की उपस्थिति हुई। अब जो चीजें हमको समझना होगा आगे ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो आगे मैं क्या बताने वाला हूं। तो अब हम लोग चलने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास मतलब व्यवस्था होता है, किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो अब जो पढ़ने वाले हम लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखेंगे ध्यान से। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझिए। तो आपको मैं 2 तरह से बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड, समझिए ध्यान से। जैसे में आप देखे थे कितने आपकी कक्षा है 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखना होगा आपका कि पहला में एस शामिल था उपकक्षा, दूसरा में भी एस था, तीसरा में भी एस था, चौथा में भी एस था, पांचवा में भी एस था, छठवां में भी एस था। यानी एस आपका जो है, एस उपकक्षा जो है 1 से लेके 6 तक कक्षाओं में शामिल है। लेकिन पी क्या है कि बस आपको ध्यान देना होगा, पी पहला में नहीं है, पी दूसरा से लेकर छठवां तक है। तो पी को 2 से शुरू करें, 2p, फिर क्या हो जाएगा 3p, 4p, 5p, 6p। अब देखिए डी जो है एसपीडी, डी जो है पी को छोड़ दीजिए, वो कहां से शुरू हुआ है 3 से हुआ है, 3d, 4d, 5d और 6d। अब देखिए डी के बाद जो एफ आता है वो एफ से शुरू होता है, 4f, 5f, 6f, क्योंकि 4 से शुरू होता है। और जो जी था वो 5 से शुरू होता है, 5g, और यहाँ पे 6g, और जो एच था वह 6 में ही केवल था। तो इस तरह से आपको देखना है कि जो एस है 1 से लेकर 6 तक कक्षाओं में था, जो पी था दूसरा से लेकर छठवां तक था, जो डी था वो तीसरा से लेकर छठवां तक था, एफ था 4 से लेकर 6 तक था, जी था 5 से लेकर 6 तक, और एच ओनली 6 में था। तो ये लिखना बहुत इजी है आपको कि जो जितना में शामिल है हम लिख रहे हैं, यानी पी पहला में नहीं तो नहीं लिखेंगे, डी दूसरा में नहीं तो नहीं लिखेंगे, हम वहीं से शुरू करेंगे जिसमें जिसमें है। यही इसकी व्यवस्था होती है, किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। अब इसको रैगिंग करना आपको देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखना होगा। आप ये देख सकते हैं आप कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो होंगे, पहला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी तत्व का वो किसमें व्यवस्थित होगा, फर्स्ट एस, यानी पहला कक्षा के एस उप कक्षा में, फिर दूसरा के एस उप कक्षा में, फिर क्या होंगे ऐसे आना है हमको, दूसरा के पी में, फिर तीसरा के एस में, फिर तीसरा के पी में, यानी इस तरह से आना होगा।
और सेकेंड मेथड क्या कहता है, आप थोड़ा ये भी देख लेंगे। जो सेकेंड मेथड है इसको अपना मेथड बोलते हैं हम। तो देखिए जैसे में 1s 2s 3s 4s 5s 6s। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 को छोड़ेंगे और लिखेंगे यहां से p कहां से हुआ है पे 2p 3p 4p 5p। और फिर क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पे लिख देंगे 6p। फिर क्या होगा, आपको 2 छोड़ना होगा, 2 फिर ना छोड़िए, d से लिखते हैं हम लोग 3d 4d 5d। फिर 2 को छोड़िए, आप लिखिएगा 6 सॉरी f को हमको करना है तो f4 से शुरू होता है, इसमें यहाँ पे 2 को छोड़ दिया, आप लिख लिए। अब उसके बाद p हो गया, फिर 2 को छोड़ d को लिखे, पुनः 2 को छोड़ दिए f को लिखिए 4f 5f 6f। आपको पता है कि f कहां से शुरू होता है, तो f4 से शुरू होता है, यानी आपको s1 से शुरू होता है, 1 से 6 तक लिखा मैंने, 2 पार्ट को छोड़ा। p कहां शुरू होता है, 2 से होता है, 2p से, तो हमको 2 छोड़ देना है यहाँ पे, 2p को लिख दिया हमने। पुनः 2 पार्ट्स को छोड़े, d कहां शुरू होता है 3 से, तो हमको लिखना हो कहां तक 6d तक, क्योंकि 6d तक शामिल होता है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, मैंने 4 को छोड़ दिया, यहाँ पे 4 है 5 है 6 है, फिर 2 को छोड़ेंगे हम लोग, g को लिखेंगे, तो g कहां से होगा 5 से होता है 5g, और यहाँ पे हो जाएगा 6g। अब देखिए h जो होता है कहां से होता है, पुनः 2 को छोड़ दीजिए, तो 2 को छोड़कर हमको h को लिखना होगा जो 6h होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6h। अब हमको करना कैसा होता है, देखिए ऐसा, इसमें जो होता है ऐसे राउंडिंग होते हैं, और इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन शामिल होगा। अब देखिए तो अब ये चीजें जो है 2 मेथड हमने बताया, इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे में हम ऊपर बिठाते हैं, थोड़ा समझेंगे ध्यान से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। तो अब इसमें जो क्या होने वाला है, जैसे में मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कैल्शियम। कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम का 20 होता है उसका परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 20 होने का मतलब क्या है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हम पहले अप्लाई करते हैं, पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में जाएंगे, देख लीजिए। तो s में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो अप्लाई करें, हमको अब कक्षा को नहीं देखना, उप कक्षा को देखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाता है देखता। तो उसमें अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे कम जा सकते हैं, अगर अधिक ले जाएंगे तो संभव नहीं होगा। 1s के बाद कौन सा आएंगे 2s, यदि कक्षा चेंज हो तो थोड़ा दूरी बना लें, तो 2s s में कितने जाएंगे 2, तो 2s 2 हुआ। फिर देखिए उसके बाद 2s बाद 2p में जाएंगे, तो कक्षा चेंज नहीं हुआ तो नजदीक में ही लिखेंगे, 2p क्या हो जाएगा 6। अब देख लीजिए उसके बाद हम क्या करेंगे 3s में जाएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2p के बाद 3s में जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस कर ले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कक्षा चेंज हो रहा है, तो s में कितने जाएंगे 2 जाएंगे। अब पुनः क्या होगा 3s के बाद क्या होगा 3p, तो यहाँ पे कक्षा चेंज नहीं हुआ तो 3p लिया, 3s के बाद क्या है 3p, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो अब देख लीजिए कितना अप्लाई हुए 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18। अब उसके बाद कितने आते हैं 4s, कक्षा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, तो 4s क्या हो गया 2। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितने कक्षे भाग लिए 1 2 3 4, तो इसमें 4 कक्षा भाग लिया हुआ है, यानी एक k कक्षा भाग लिया है, या l भाग लिया है, m लिया है और या n लिया हुआ है। तो ध्यान से देखना होगा k l m n 4 कक्षा भाग लिया है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कैसे बनता है देख लीजिए। ये इसका मान लीजिए आप क्या है नाभिक है, तो नाभिक के केंद्र इसमें प्रोटॉन होंगे मानकर चलिए, तो ये प्रोटॉन है और यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ ये इसका मान लीजिए नाभिक है, तो एक केंद्रिका है तो न्यूट्रॉन होगा, और एक केंद्र है तो क्या होंगे इसमें प्रोटॉन होंगे। तो कितने प्रोटॉन होंगे भाई 20 प्रोटॉन होंगे, मैं दर्शा नहीं रहा हूं, तो समझिए प्रोटॉन इसमें 20 हैं। अब जो 72 कक्षा में चक्कर लगाने वाले वो कौन से हैं इलेक्ट्रॉन है, तो ए इसका केंद्र है, सेंटर है यानी केंद्र, और ए कौन सा इसका है केंद्रिका। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, अब देखते इसमें 4 कक्षा भाग लिया, कौन कौन के या लिया,
तो पहला कक्षा जो है आपका की जो है, ध्यान से देखना होगा, जो की है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके चक्कर लगा रहे हैं। अब उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है, तो एल में 2 है, एक की का यस है, यानी की का एक कौन सा है? 1s कर सकते हैं हम लोग, की ना देकर 1s कर सकते हैं। अब देखिए आपका कितना है? 2s2p, यानी यहां पे हमको लेना है 2। अब देखिए 2 में आपके कितने? 2 है, कौन कौन है? यानी या ए सेट 2 का या पी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं चक्कर, 1 2, इसमें कितना लगा रहे हैं? 4, 1 2 3 और 4। अब इसी प्रकार से देखना होगा हमको एम है, क्या है? एम। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यानी आपका जो है 3 है, इसमें मिनिमम 18 होते हैं, लेकिन इसमें कितने कक्षा में लगा रहे हैं? 6 और 2, यानी इसमें एस और पी है, इसमें भी 2 है। इस तरफ बनाएंगे हम लोग 3 का भी, यानी एस एक बना लेंगे और एक क्या बना लेंगे? पी बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ? इसी तरह बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे, 4 में केवल एस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पे हमको ध्यान से देखना होगा कि प्राप्त क्या हो रहा है? 2 8 8 और यहां पे क्या हुआ? 2। तो इस तरह से हम लोग कक्षा भरने की विधि से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो 2 8 8 2, यहां पर देख लीजिए चौथा कक्षा जो है सबसे महत्तम कक्षा है। चौथा कक्षा जो है सबसे क्या है? महत्तम कक्षा है, और ये बाकी सभी क्या है? अंदर वाले कक्षा है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो इसके महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, यानी कैल्शियम के महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और अंतर कक्षा में कितने होंगे? देख लीजिए 18। अब जो बातें आती है, जो महत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब उसका हमको देखना है कि इसी आधार पे हमको निकालना क्या होगा भाई? तो महत्तम कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि यह धातु है। ध्यान समझना होगा, क्यों? क्योंकि जब महत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, तो उनको धातु बोलेंगे। अगर महत्तम कक्षा में आपके अधातु की बात करते हैं, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा तो अधातु होगा। अगर 4 होगा तो कौन सा होगा? उपधातु, मतलब मिनिमाइज होगा। दोनों इसमें पाए जाएंगे गुण, धातु के भी और क्या है? अधातु के। तो महत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि धातु यानी कैल्शियम क्या है? धातु है। तो अब देखिए इसके साथ इसी संयोजकता भी निकालते हैं। संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी संयोजकता मतलब वैलेंसी। वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी आगे, मैं जो बताऊंगा आपको 10th क्लास का जो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगा, तो उसमें ये सब मैं बेसिक केमिस्ट्री इसलिए पढ़ा रहा हूं तो आपको 10th के जो फर्स्ट चैप्टर उसमें इन सब की जरूरत है। तो अब क्या करेंगे? वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो यदि तत्व की महत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वही हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वही हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वही हो जाएगा, 4 है तो वैलेंसी वही हो जाएगा। लेकिन यदि आपको 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम क्या करेंगे? इनको 8 में से घटा लेंगे। 8 - 5 यानी 3 हो जाएंगे, 8 - 6 यानी कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और 8 - 7 यानी क्या हो जाएगा? यानी वैलेंसी आपका अधिकतम कितना होगा? 1 2 3 4 ही होगा। तो ये वाली अधातु के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? अधातु। मतलब हम कह सकते हैं अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और ये वाले जो महत्तम कक्षा में होंगे धातु होंगे 1 2 3, इसको ना ले हम लोग, तो इसको हम कह सकते हैं कि धातु है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? आपको जब भी महत्तम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए, 7 इलेक्ट्रॉन आए, तो आप क्या कर दे? इसके वैलेंसी निकालेंगे, 8 में से उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी ऋणात्मक वैलेंसी होता है, लेकिन जब भी हम लोग कंपाउंड इसका बनाते हैं, जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो ऋणात्मक नहीं लिखते हैं। बस आपको ये समझ लेना होगा कि ऋणात्मक वैलेंसी है, यानी नेगेटिव वैलेंसी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल मैं दूंगा, यहां पे आपको समझना होगा। जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूं, Cl 17, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला में 2 हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ, तो यहां पे देख सकते हैं 2 8 8, यानी ये हो गया 10 8 18 हो गया और 17 ही है, तो 2 8 कितना हुआ? 7। यानी आप निकाल सकते हैं 1:2
2s2 2p6 देख सकते हैं आप लोग, फिर क्या हुआ 3s2 और 3p क्या हुआ 5, यानी आपका ये 2 हो गया, 8 हो गया और ये कितना हुआ 7, यानी सबसे महत्तम कक्षा इसका जो है तीसरा कक्षा है, यानी यम कक्षा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप बताए हैं कि 7 है तो क्या हो गया अधातु हो गया, क्या हो गया अधातु। अब अधातु हो गया तो इसकी देख लीजिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 - 7 = 1, यानी इसका जो वैलेंसी नेगेटिव हुआ -1 हुआ। देखिए हम आगे जो केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें नेगेटिव नहीं लिखेंगे, बस नेगेटिव से पता चलता है कि ये ऋणात्मक तत्व है यानी अधातु। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आपको बेसिक केमिस्ट्री में कुछ और बताने वाला हूं, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस तरह से धातु अधातु पहचान लें, वैलेंसी ज्ञात कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इजीली मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जैसे मैं आपको 1 से लेके 20 तक जो तत्व होते हैं उनका हम कक्षा भरने की विधि से निकालेंगे। जैसे हमको मान लीजिए 12 मैग्नीशियम का निकालना है तो हम करेंगे 2 8 2, यानी इसका वैलेंसी कितना हुआ 2, और 72 कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये धातु हुआ। अगर मान लीजिए हमको निकालना है, जैसे में हम कह सकते हैं कि आर्गन का निकालिए 18 का, तो 18 होता है इसका 2 8 8, यानी हम कह सकते हैं कि बातम कक्षा में 8 है तो फिर ये उदासीन हो गया, 0 हो गया, ना ये त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा। तो इस तरह से आप वैलेंसी ज्ञात कर लेंगे, पहचान कर लेंगे, तो ये चीजें जो है आपको समझनी होगी, ताकि आपको जो 10th क्लास का जो केमिस्ट्री हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बी केयरफुल इन लॉकडाउन and study hard and work hard, so final result with Alisha. So thanks.